तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन। जो हम लोगों का विषय है उसका जो पहला लेसन है उसकी बात हम इसमें करेंगे। तो पहले लेसन का नाम है ऊर्जा के मूल तत्व यानी कि बेसिक्स ऑफ एनर्जी। जिसमें बात की गई है कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, इसके साथ ही ऊर्जा को हम किस प्रकार से संरक्षित रखें, ये सब बातें इसमें की गई हैं। सबसे पहले हम अगर पूरे लेसन का रिव्यू देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऊर्जा के प्रकार दिए हैं। फिर विश्व में ऊर्जा का भविष्य के बारे में दिया है कि अगर हम यूज ऐसे ही करते रहे तो ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इसके बाद और क्या क्या चीज़ें हैं पहले पूरा देख के फिर एक एक चीज़ को पूरा बारीकी से एकदम गहन अध्ययन करते हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है कि ऊर्जा संरक्षण कैसे किया जाए, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ओजोन परत क्षय क्या है, शुद्ध प्रभाव क्या है, अम्ल वर्षा क्या है। यानी कि जो पहला लेसन है ये पूरा ऊर्जा के बारे में दिया हुआ है। भारत में ऊर्जा का भविष्य क्या है, प्राकृतिक गैस की आपूर्ति, विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति, परमाणु ऊर्जा आपूर्ति, हाइड्रो पावर, ये सब चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो क्वेश्चन भी दिया गया है कि ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, क्योंकि अगर हम पहले प्रश्नों को देख लेंगे तो उसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो हमें एक आंकड़ा मिल जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है कि ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण उदाहरण सहित समझाइए। अनवीकरणीय और नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल माने होता है नवीकरणीय, और नॉन रिन्यूएबल यानी कि जो अनवीकरणीय है। ऊर्जा स्रोत में अंतर लिखना है। चौथा प्रश्न है कि विश्व में ऊर्जा का परिदृश्य खपत के आधार पर समझाना है। ऊर्जा संरक्षण विधि के पर्यावरण के पक्ष को समझाना है। प्रदूषक पदार्थों के नाम लिखने हैं तथा पर्यावरण पर ऊर्जा खपत के प्रभाव का वर्णन लिखना है। सातवां प्रश्न है कि वाणिज्यिक ऊर्जा व अवाणिज्यिक ऊर्जा में क्या अंतर है। भूमंडलीय वाष्पीकरण पर टिप्पणी लिखना है। ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाना है। अम्ल वर्षा क्या होता है और ऊर्जा का उपयोग करने में जलवायु परिवर्तन पर होने वाले प्रभाव को समझाइए। और भारत में विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत पर टिप्पणी लिखिए। तो ये यहाँ पर देखें 12 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो इन प्रश्नों के अनुसार अब हम जाएंगे अपने सिलेबस पर और इन प्रश्नों को हम हल करेंगे और समझेंगे पूरे चैप्टर को मस्त तरीके से। तो ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, पहला शुरू होता है कि ऊर्जा क्या है। तो हम अगर जाने कि ऊर्जा क्या होता है तो ऊर्जा यानी कि जिसे कहा जाता है एनर्जी, तो ये एक प्रकार का ऊर्जा है ही जो सभी मशीनों और यंत्र को चलाने के लिए आवश्यक है। यहाँ तक कि हम लोग जो हैं, ह्यूमन जो हैं, जीव जंतु जो हैं, सब ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यानी कि केवल मशीनें ही नहीं, मनुष्य भी ऊर्जा से ही चलते हैं। हम लोग खाना खाते हैं, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है, हम लोग कोई काम करते हैं। इसी प्रकार से मशीनों में भी कोई ना कोई ऊर्जा हमको देना पड़ेगा, चाहे बिजली से चलाएं, चाहे तेल से चलाएं, चाहे भाप से चलाएं, किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा हमको देनी पड़ेगी। तो यानी कि जो चलाने के लिए काम आता है, जो किसी भी चीज़ को चलाता है, वही ऊर्जा होती है। ऊर्जा का अगर हम अर्थ कहें कि अर्थ क्या होता है, तो ऊर्जा का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य संपादन क्षमता। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि किसी कार्य को करने की जो क्षमता है वही ऊर्जा है। यानी कि चाहे वो मानव का शरीर हो, अगर वो कार्य करने की उसकी क्षमता हो, चाहे फिर कोई मशीन हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, अगर वो कार्य करने की उसकी जो क्षमता है वो ऊर्जा पर ही निर्भर होती है। ऊर्जा के अनुसार ही वो कार्य करता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद है कि ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य करना या होना संभव ही नहीं है। यानी कि अगर कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि ऊर्जा हो। अगर ऊर्जा नहीं होगी तो कोई भी कार्य नहीं होगा। इसके बाद ये पूरा आप देखेंगे ऊर्जा के बारे में इसमें दिया गया है कि ना ही पृथ्वी ब्रह्मांड का अस्तित्व संभव है,
बिना ऊर्जा के और पृथ्वी पर कोई भी कार्य करने के लिए, जीव जंतुओं के उद्भव के लिए, पृथ्वी समेत सभी ग्रह व उपग्रह के निर्माण के लिए और उपग्रहों द्वारा ग्रहों का परिक्रमण करने के लिए तथा ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वर्तमान मशीन युग में जो ऊर्जा की आवश्यकता कुछ अधिक ही है। इस प्रकार की मशीनों यंत्रों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। यानी कि संपूर्ण जो यूनिवर्स है, होल यूनिवर्स आर डिपेंड ऑन एनर्जी। यानी कि बिना ऊर्जा के कोई भी काम नहीं होगा। अगर कोई भी काम होता है तो वो ऊर्जा से ही होता है। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछा है, जैसे कि मैंने प्रश्न को देखा कि ऊर्जा क्या है, तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है जिसके द्वारा ही हम किसी काम को करते हैं। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। और आप इसमें अगर चाहें तो अगर लॉन्ग में लिखना चाहें कि जैसे आप कोई प्रश्न पूछ रहा है, आप सोच रहे हैं कि हम आधा एक पेज लिखें आराम से, तो उसमें आप बढ़ा के लिख सकते हैं कि हम मानव भी अगर कोई काम करते हैं तो ऊर्जा प्राप्त करते हैं भोजन से, तभी करते हैं। पेड़ पौधे भी ऊर्जा लेकर ही कोई काम करते हैं। इसके बाद मशीनें ऊर्जा से चलती हैं। पूरा ब्रह्मांड में कुछ भी होता है तो कोई ना कोई ऊर्जा का उसमें मतलब परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न खत्म किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब इसके बाद आता है कि ऊर्जा का हमने बात कर लिया। अब ऊर्जा का वर्गीकरण क्या है। यानी कि ऊर्जा को तो हमने समझ लिया, लेकिन ऊर्जा का क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, ये हम अगर समझें तो इसमें आप जानेंगे कि जो ऊर्जा होती है वो कई प्रकार की होती है। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि प्राथमिक ऊर्जा व द्वितीयक ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा को भी तीन मुख्य प्रकार से विभाजित किया गया है और एक एक प्रकार में भी दो दो प्रकार की हैं। यानी कि यहाँ अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ऊर्जा को प्राथमिक और द्वितीयक ऊर्जा में बांटा गया है, वाणिज्यिक व अवाणिज्यिक ऊर्जा में बांटा गया है और नवीनीकरणीय व अनवीनीकरणीय ऊर्जा में बांटा गया है। प्राथमिक ऊर्जा क्या हो गया? ऊर्जा के वे स्रोत जो या तो प्रकृति में पाए जाते हैं या प्रकृति में इकट्ठा किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत। जैसे कि कोयला हो गया, तेल हो गया, प्राकृतिक गैस, बायोमास यानी कि लकड़ी, ये सब जो है ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत होते हैं। अब प्राथमिक स्रोत तो हम समझ गए कि ऊर्जा के क्या हैं। तो अब ऊर्जा का जो दिया है कि द्वितीयक स्रोत क्या होता है, तो ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत है जैसे कि हम अगर प्रकृति में पाते हैं तो हम केवल कोल को पाते हैं। यानी कि यहाँ आप चित्र के माध्यम से समझें तो चित्र में साफ साफ दिखा रहा है कि हम ऊर्जा के रूप में कोयले को पाते हैं, ना कि भाप को और ताप को। स्टीम माने होता है भाप और थर्मल माने होता है ताप। यानी कि ये दोनों क्या है, सेकेंडरी एनर्जी है। प्राइमरी एनर्जी कोल है, कोल को परिवर्तित किया जाता है ताप ऊर्जा में या भाप ऊर्जा में। तो ये जो ऊर्जा है वो द्वितीयक ऊर्जा कहलाती है। यानी कि प्राथमिक ऊर्जा का मतलब जो हमें प्रकृति से मिले और द्वितीयक ऊर्जा का मतलब उसके द्वारा जो हम बनाए। यानी कि आप देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल दिया द्वितीयक ऊर्जा का, बिजली। बिजली हमको प्रकृति में नहीं ऐसे मिलता है। वैसे तो बिजली चमकता ही अलग बात है, लेकिन हम जो घरों में बिजली का यूज करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि खुदाई में बिजली निकलता है या कहीं पे माइनिंग करके या कहीं पे कुछ तेल की तरह बिजली को हम निकाल रहे हो ज़मीन से, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हम बिजली बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इसके लिए भी कई सारे ऑप्शन हैं। हम पवन चक्की के द्वारा बिजली बना सकते हैं, सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली बना सकते हैं, हाइड्रो पावर के द्वारा बना सकते हैं, न्यूक्लियर पावर के द्वारा बना सकते हैं, फिर कोयले को जो ताप एनर्जी होती है उसके द्वारा बिजली बनती है। यानी कि कई सारे तरीके से हम बिजली को बनाते हैं। तो ये बिजली क्या है, ये बिजली जो होता है ये सेकेंडरी मतलब एनर्जी का एक प्रकार है। तो इस प्रकार से आशा करते हैं कि आप प्राथमिक और द्वितीयक ऊर्जा को समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम आते हैं वाणिज्यिक ऊर्जा तथा अवाणिज्यिक ऊर्जा क्या होता है। तो वाणिज्यिक का नाम से ही पता चलता है, इसे कहते हैं कॉमर्शियल एनर्जी। अवाणिज्यिक को अंग्रेजी में कहते हैं नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। वाणिज्यिक ऊर्जा का मतलब है वह ऊर्जा स्रोत जो बाजार में एक निश्चित कीमत पर उपलब्ध रहता है। यानी कि ऐसे जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं जिन्हीं का दाम एक मतलब निश्चित एक वो होता है। जैसे कि हम पेट्रोल पंप पे गए, हमको तेल भरवाना है, डीजल या पेट्रोल कुछ भी भरवाना है, हमने पैसा दे दिया, उसमें लिखा है कि आज 91 रुपया लीटर पेट्रोल है, 85 रुपया लीटर डीजल है। तो इस प्रकार से उसका रेट एकदम
तय है। हम पैसा दिए, हमको पता है कि पेट्रोल पंप पर हम जाएंगे तो हमको वहाँ तेल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो एनर्जी के स्रोत हैं उन्हें कहा जाता है वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत। यानी कि इसको पाने के लिए हमें कोई एक स्थान फिक्स है, उस जगह पर हम जाएंगे और हम उस ऊर्जा को प्राप्त कर लेंगे। हम बिजली का भी उदाहरण ले सकते हैं कि बिजली का मीटर आता है, हम वाणिज्यिक क्षेत्र में ही आती है बिजली, क्योंकि घर में हम जितना यूज करते हैं उसका बिजली बिल दे देते हैं और इस प्रकार से हम उसका कॉमर्शियल एनर्जी की तरह उसका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन अवाणिज्यिक क्या होता है? अवाणिज्यिक का मतलब होता है नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के वे स्रोत जो मूल्य के लिए वाणिज्यिक बाजार में उपलब्ध नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो कहीं पाए ही नहीं जाते हैं, लेकिन वो उनका एक जगह फिक्स नहीं है कि आप पेट्रोल पंप की तरह जाएंगे और उसको लेकर चले आएंगे। उदाहरण के द्वारा आप समझिए, उदाहरण के तौर पर अगर हम आपसे कहें कि अगर कहीं गोबर है, जैसे कि पशु का गोबर हो गया, उसके अलावा जलाने वाली लकड़ी हो गई। अब ऐसा तो है नहीं कि गोबर पंप कहीं बना होता है कि आप जाओ वहाँ पर 2 लीटर गोबर भरवा के चले आओ, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसे अवाणिज्यिक यानी कि नॉन कॉमर्शियल एनर्जी कहते हैं। लकड़ी की बात भी करें तो लकड़ी का भी कोई एक निश्चित वो नहीं होता है कि सरकारी वो लकड़ी की ये बना हुआ है कि यहाँ पर आप जाएंगे, मतलब पैसा दीजिए, एकदम रेट फिक्स है 10 रुपया के 1 किलो लकड़ी ऐसे लाद लीजिए और चले आइए। इस प्रकार से नहीं होता है, तो इसलिए इसे वाणिज्यिक नहीं अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं नवीनीकरणीय व अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर। नवीनीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल, गैर नवीनीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल। अब इसका मतलब क्या है? नवीनीकरणीय नाम से ही पता चल रहा है कि नवीकरणीय जिसको हम नवा कर सकें, नया बना सकें। तो ऊर्जा के वे स्रोत जिनका हम यूज करते रहेंगे, फिर भी वो समाप्त नहीं होंगे। हम उनके यूज करेंगे लेकिन वो क्या होगा? समाप्त नहीं होगा। उसको कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। और नॉन रिन्यूएबल यानी कि गैर नवीनीकरणीय स्रोत उसे कहते हैं जिनका यूज अगर हम करते रहे तो एक ना एक समय ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएंगे। अब वहाँ पर प्रश्न पूछा था, हम जो अभी देख रहे थे कि नवीनीकरणीय स्रोत और गैर नवीनीकरणीय स्रोत के बीच में आपको अंतर बताना था। आपने भी देखा होगा, शुरुआत में ये प्रश्न पूछा गया था। अब यहाँ पर उसका देखिए जवाब हमें मिल गया है। ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत क्या होते हैं? ऊर्जा के गैर नवीनीकरणीय स्रोत क्या होते हैं? तो नवीनीकरणीय स्रोत वे होते हैं जो लगातार प्राप्त किए जाते हैं। गैर नवीनीकरणीय स्रोत लगातार प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। नवीनीकरणीय स्रोत कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, अतः पुनः विकसित हो जाते हैं। और जो गैर नवीनीकरणीय स्रोत होते हैं वो एक समय ऐसा आएगा कि ये समाप्त हो जाएंगे, पुनः विकसित नहीं होते हैं। इसके बाद इन्हें परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कहते हैं, इन्हें परंपरागत स्रोत कहे जाते हैं। ये अपरंपरागत होते हैं नवीनीकरणीय, और गैर नवीनीकरणीय परंपरागत होते हैं। जो नवीनीकरणीय स्रोत है उससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन गैर नवीनीकरणीय स्रोत से प्रदूषण होता है। उदाहरण के द्वारा आप समझिए कि जो सौर ऊर्जा है, जैसे कि हम मान लें सौर ऊर्जा से क्या कोई प्रदूषण होता है? नहीं होता है। और ये एक प्रकार का नवीकरणीय स्रोत है, यानी कि आप कितना भी सोलर एनर्जी का यूज कीजिए वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि सूरज का प्रकाश लगातार निरंतर उसी क्रम में आता रहेगा और आप उसका यूज करेंगे। अगर आप यूज नहीं करते हैं फिर भी, या यूज करते हैं, वो पृथ्वी पर टकरा रहा है, हमेशा वो आया करता है। लेकिन उसी की जगह पर अगर हम ईंधन की बात करें, जैसे ईंधन में हम तेल की बात करें, खनिज तेल की, तो उसकी जब निकाला जाएगा ज़मीन से किसी स्थान पर, तो एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ पर तेल बंद हो जाएगा निकलना, क्योंकि वहाँ पर तेल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उसे कहते हैं गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि विश्व में ऊर्जा का भविष्य क्या है, यानी कि ग्लोबल एनर्जी सिनेरियो क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा भविष्य है वो ऊर्जा पर ही आधारित है, क्योंकि हम हर क्षेत्र में देखिए जितना हम विकसित होंगे उतने ही ज़्यादा हम ऊर्जा पर डिपेंड होते चले जाएंगे, क्योंकि आजकल मोबाइल और गाड़ी ये सब हर घर में होने लगा है। तो इसको चलाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होगी, यानी कि आज का जो ह्यूमन है वो ऊर्जा के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होता चला जा रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो भविष्य है ऊर्जा पर ही निर्भर है। तो इसलिए हमें कुछ ऐसे प्रकार से अपने ऊर्जाओं के जो हमें प्रकृति ने दिए हैं उनका यूज करना चाहिए कि वो खत्म ना हो।
बल्कि और हमें हमेशा एक ऐसे ऊर्जा की खोज भी करनी चाहिए जो खत्म ना हो और लगातार वो हमारे भविष्य में हमारे मददगार बना रहे। अब यहाँ पर जीवाश्म ईंधन का उदाहरण दिया जा रहा है कि जो जीवाश्म ईंधन है वो जैसे कि कोयला। अब यहाँ जीवाश्म ईंधन में आप देखेंगे कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया, सब कुछ जीवाश्म ईंधन में ही आता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये सब कैसे बनते हैं। पहले कभी आपदा आई होगी या कुछ हुआ था, प्रलय आया या कुछ हुआ, तो उससे क्या हुआ कि ज़मीन के नीचे पेड़ पौधे जीव जंतु जो दब जाते हैं, तो हजारों साल बाद दबे दबे उनमें क्या होता है कि वो तेल का रूप ले लेते हैं, वो कोयले का रूप ले लेते हैं। तो इसी से ये जीवाश्म ईंधन बनता है। इसके नाम में ये जीवाश्म यानी कि जीवों के जो अंश से बना हुआ ईंधन है उसे जीवाश्म कहते हैं। अब इसके बाद हम कोयले की अगर बात करें तो कोयला जो होता है वो जीवाश्म ईंधन का ये ग्रुप है जो वनस्पतियों के कारण बनता है। यानी कि वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे से ही कोयला बनता है। इसके बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये सब जो बनते हैं पेड़ पौधे जीव जंतुओं से बनते हैं। तो कोयला को बनने में हजारों साल लगता है और हम यूज कितनी तेजी से कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर हम एक उदाहरण के तौर पर सोचें कि हमें 1 किलो कोयला बनने में 1000 साल लग रहा है और उस 1 किलो कोयले का यूज हम 1 घंटे के अंदर कर ले रहे हैं, तो कितनी एक ऐसा समय आएगा जो अरबों साल से या लाखों करोड़ों साल से जो कोयला बना है, जो उसके मतलब इस स्टोरेज इस पृथ्वी पर थे, हम उसको तेजी से खत्म कर रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि जो नए बन रहे हैं वो तो बनने में उनको बहुत समय लग जाएगा और जितने पुराना है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप देखें कि उसका उपयोग कम करना चाहिए और हमें ऐसे जो नवीकरणीय स्रोत हैं उस पे ज़्यादा निर्भरता अपनी करनी चाहिए। अब यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है कि आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पर होता है, तो सबसे ज़्यादा रूस, चीन, अमेरिका में लगभग 70% जो विश्व का उत्पादन है कोयले का, वहाँ पर सुरक्षित है। क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका क्या करता है, उसके पास जो कुछ है वो सुरक्षित है, बल्कि दूसरे जो देश होते हैं उनके तेल को, कोयले को, उनके जो ईंधन होते हैं उनको यूज करता है और अपना जो है उसे सुरक्षित रखे रहता है। क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे होशियार देश है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम आगे अब और आपको बताते हैं। अब आगे यहाँ पर आपने देखा ये दिया हुआ है एक वो मतलब ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ के द्वारा आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो कोयले का विश्व में उत्पादन है वो लगातार बढ़ रहा है। यानी कि 1800 में आप देखेंगे 2000 में किस प्रकार से लगातार कोयले का जो उत्पादन है बढ़ा है। बीच में केवल 1920-21 के आसपास ये मतलब थोड़ा घटा हुआ है, फिर बहुत तेज़ी से ये ऊपर बढ़ रहा है। उत्पादन दर जो है वो बढ़ रहा है क्योंकि जितने कोयले हैं सब निकाले जा रहे हैं ज़मीन से। पिछले 131 सालों में कोयले का उत्पाद बढ़कर 4.9 गुणे 10 की पावर 6 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हो गया है। यदि ऐसे ही खपत जारी रही तो 2250 तक लगभग कोयले के समस्त जो भंडार हैं वो रिक्त हो जाएंगे। ये वैज्ञानिकों की गणना कर ली गई है। अब तेल की बात करें तो कच्चा तेल जो है वो यहाँ पर बताया गया है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद से ही जो तेल है उसकी मांग बहुत ज़्यादा दुनिया में बढ़ गई थी। सन 1973 से में जो 19.96 बैरल थी वो आज बढ़ करके 23.2 बैरल हो गई है। इससे यह लगता है कि पेट्रोलियम तेल को यही खपत रही तो 2025 के समस्त तेल भंडार रिक्त हो जाएंगे। वैसे 2025 चल भी रहा है क्योंकि ये बुक जो है 2021-22 का है, इसलिए पुराना है तो लिखा है 2025 तक खत्म हो जाएंगे, लेकिन अभी खत्म हुआ नहीं है। लेकिन इसी प्रकार से अगर हम यूज करते रहे तो सच में ये 10-20 साल में खत्म हो जाएगा। क्योंकि लगातार जो गाड़ियों की संख्या है बढ़ रही है और जो ईंधनों का उपयोग है वो बढ़ रहा है और ईंधन उत्पादन लगातार धीरे धीरे कमी उसमें आ रही है। अब यहाँ पर आप फिर ग्राफ देखिए, ग्राफ में क्या है कि 1900 में किस प्रकार से देखिए तेल का उत्पादन धीरे धीरे शुरू हुआ था और बाद में अब देखेंगे यहाँ पर ग्राफ में देखिए कितना स्लोली था। और यहाँ पे एक बैग 1900 हम कह सकते हैं 45 के बाद से, क्योंकि 60 दिया हुआ है यहाँ से, आप मानिए दूसरा दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ 1946 में शायद खत्म हुआ था दूसरा विश्व युद्ध, तो उसके बाद फिर देखिए किस प्रकार से ग्राफ बढ़ा है। केवल बीच में 1980 के आसपास घटा था एक बार, फिर ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो
तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं तेल का उत्पादन। प्राकृतिक गैस की बात करें तो उसकी भी यही दशा है कि उसका भी उत्पादन जो है बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो है चीज़ें, नाभिकीय ऊर्जा हो गई, ये भी देखिए बहुत ज़्यादा उत्पादित की जा रही है। अब जल शक्ति है, इसका भी उपयोग 100 वर्षों से अधिक समय से हो रहा है। इसमें जल की धारा को एक टरबाइन पर डालकर विद्युत का उत्पादन करते हैं। इसी प्रकार इसमें लघु शक्ति उत्पादन क्षमता वाले तथा अधिक शक्ति उत्पादन वाले बिजली घर होते हैं। आजकल जो माइक्रो हाइड्रल प्रोजेक्ट पर भी बहुत कार्य चल रहा है। चीन, सूडान, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया एवं भारत अग्रणी देशों में आते हैं। अब हम बात करें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता क्यों है। तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भूमि से कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ सब जो हैं वो अत्यधिक दोहन हो रहा है और वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है। अगर लिखने को आ जाए पेपर में तो आप बहुत अच्छे इसके बारे में लिख सकते हैं कि उत्पादन घट रहा है, उत्पादन मतलब बढ़ रहा है, क्योंकि हम जितना है सब निकाल ले रहे हैं और जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो ऐसा समय आएगा कि सारे ईंधन खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमें पहले से ही इसके वैकल्पिक स्रोत की खोज कर लेना चाहिए। नहीं तो अगर स्रोत हमारे पास कोई दूसरा नहीं होगा तो जब एक बैग खत्म हो जाएगा तो पता चलेगा कि सब लोग के पास कुछ है नहीं, तो मोबाइल गाड़ी सब बंद हो जाएगा। इसके बाद भूमंडलीय उष्मीकरण क्या होता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानना। तो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है ग्रीन हाउस गैस की वजह से होता है। इसका मतलब है पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ने लगता है, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जिससे क्या होता है, अगर तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्रों महासागरों का जल बढ़ेगा, जल बढ़ेगा तो जो किनारे शहर बसे हुए हैं जो समुद्रों के, जैसे कि मुंबई हो गया और फिर कराची या कोई भी आप शहर ले लीजिए जो समुद्रों के किनारे महासागरों के, वो धीरे धीरे डूब जाएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक चक्र है जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये क्यों होता है, जो ये गैसें हैं ग्रीन हाउस गैसें, वो उनका उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि अब घर घर में फ्रिज होने लगा है, एसी होने लगा है। तो इससे जो हानिकारक गैसें निकलती हैं जिसे सीएफसी कहते हैं, तो ये भी एक मुख्य रोल अदा करता है इसमें, जिसकी वजह से जो हमारा ओजोन है उसमें छेद हो चुका है। और ओजोन में छेद होने का मतलब है कि वो जो है तापमान जो आता था पहले, मतलब हमारा जो तापमान सूर्य से आता था तो ओजोन उसको कुछ रिफ्लेक्शन कर देता था, लेकिन अब ज़्यादा मतलब तापमान पृथ्वी पर होने लगा है। आप महसूस भी करेंगे कि गर्मियों में अब पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा गर्मी होने लगी है। तो इस प्रकार से हम इसे ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव क्या हैं, तो इसके दुष्प्रभाव ये हैं कि तापमान में वृद्धि हो रही है, इसके साथ साथ हवा के संचरण में बदलाव आ रहा है, नई नई बीमारियां फैल रही हैं, विभिन्न प्रकार के त्वचा एवं एलर्जी संबंधी रोग बढ़ रहे हैं। इसके बाद फिर आ गया है कि ऊर्जा संरक्षण क्या होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता से सांस लेने में परेशानी के साथ अन्य असाध्य रोगों की संख्या बढ़ रही है। फिर इसके साथ मतलब कई चीज़ें दिया है कि ओजोन परत में कमी आ रही है, नदियाँ सूख रही हैं, भूजल स्तर बहुत नीचे जा रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ने से जलीय जीवों के जीवन पर भी बुरा बुरा असर पड़ रहा है, पर्यावरण में विषाक्त गैसें उत्पन्न हो रही हैं। ये सब चीज़ें दी गई हैं। अब ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, तो ग्रीन हाउस गैस का अर्थ होता है ऐसी गैसें जो पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि करती हैं। वायुमंडल में उपस्थित विकिरणशील गैसों द्वारा हर तरफ अपना प्रभाव फैलाया जाता है, जिससे इन गैसों द्वारा पृथ्वी के सतह को और भी गर्म हो जाती हैं। विकिरण को तेजी ग्रीन हाउस गैसों के वायुमंडल में उपस्थित और तापमान में फैली तेजी द्वारा निर्धारित होती है। इसके मुख्य ग्रीन हाउस गैसें अगर जो हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ये जब हैं। अब यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव को दिखाया गया है कि किस प्रकार से हमारी ये जो पृथ्वी है, आप पहले पृथ्वी को देखिए। ये जो हमारी पृथ्वी है यहाँ पर, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हो गया सूर्य। सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश आता है तो रिफ्लेक्शन होके वापस भी जाता है, लेकिन जब ये ग्रीन हाउस गैसें ज़्यादा हो जाती हैं तो ये क्या करती हैं कि जो रिफ्लेक्शन होता है सूर्य से प्रकाश का उसको रोक देती हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन होता तो है लेकिन कम होता है। तो रिफ्लेक्शन जब कम होगा तो सूर्य का प्रकाश ज़्यादा आने से तापमान बढ़ेगा। तो इसे ही कहते हैं ग्रीन हाउस के कारण होने वाला ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पूरा प्रोसेस आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ पर चित्रों में आप ध्यान से देखेंगे तो बना हुआ है कि ये वायुमंडल आपका दिया हुआ है
पृथ्वी दिया हुआ है, किस प्रकार से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये भी आपको पूरा दिखाया गया है। ओजोन परत क्षय के बारे में हम जानते हैं कि किस प्रकार से ओजोन का जो लेयर है उसमें छिद्र हो चुका है। ओजोन की परत जो है हानिकारक परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी के वायुमंडल को बचाने का काम करती है। वर्षों से ओजोन परत के क्षय होने के कारण ओजोन परत में कई छेद हो गए हैं। इसी के माध्यम से अब हानिकारक जो विकिरण है वो सूर्य की वो वातावरण में पृथ्वी के प्रवेश कर रही हैं और ओजोन परत क्षय के कारण कैंसर जैसी जो बीमारी हैं वो ज़्यादा तेज़ी से फैल रही हैं, क्योंकि सूर्य से केवल प्रकाश ही नहीं आते हैं, उसके साथ रेडिएशन भी आता है। तो रेडिएशन जो पृथ्वी पर आता है तो ओजोन परत एक प्रकार की छन्नी समझ लीजिए कि छान करके अच्छा अच्छा भेजता था, खराब वाला निकाल देता था। लेकिन अगर छन्नी में छेद हो जाएगा तो चाय के साथ चाय पत्ती भी अंदर जाएगा। तो उसी प्रकार से अब जब छिद्र हो गया ओजोन में तो क्या हो रहा है कि विकिरण के जो परावैंगनिक किरण है वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं, जो कि कैंसर जैसे हानिकारक रोग उत्पन्न करने के लिए मदद करती हैं। यानी कि ये एक प्रकार से बहुत हानिकारक जो रेडिएशन है वो पृथ्वी पर फैल रही है और लोगों को कैंसर और त्वचा संबंधी कई सारे नुकसान इसकी वजह से होते हैं और बीमारियां फैलती हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि शुद्ध प्रभाव यहाँ पर दिया गया है कि ओजोन परत को क्षय करने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। यानी कि हमने पहले ही आपको बताया था कि ओजोन परत में छेद का जो कारण है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन वही गैस है जो कि एसी और फ्रिज में यूज किया जाता है। इसके बाद आप आगे देखेंगे कि अम्ल वर्षा क्या है। ये भी प्रश्न पूछा गया था, आप नीचे अगर आपको ध्यान होगा तो पूछा गया था कि अम्ल वर्षा क्या होता है, व्हाट इज एसिड रैन। तो अम्ल वर्षा का मतलब है कि वास्तविक अर्थ इसका ये होता है कि आप जानते हैं कि बरसात की होती है तो क्या गिरता है, पानी गिरता है। लेकिन जो पानी का पीएच लेवल लो हो जाए, पानी का पीएच कितना होता है, 7 होता है ना, आप ये जानते हैं कि पानी का पीएच कितना होता है, 7 होता है। 7 से नीचे होगा यानी कि 0 से 7 के बीच में अगर होगा नीचे 7 से तो वो अम्लीय होता है, 7 से 14 क्षारीय होता है यानी कि 7 के ऊपर का। तो अम्ल वर्षा का मतलब है जब पीएच लेवल पानी का कम हो जाए। और कम क्यों होगा, जो हानिकारक गैसें होंगी वो जल वाष्प से जब रिएक्शन करेंगी, जैसे कि हो गया SO2 या NO2, ये सब जब मिलेंगी H2O से तो H2SO4 HNO3 ये सब मिला बना देंगी जो एक प्रकार के अम्ल होते हैं। तो इसलिए इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं कि अम्ल वर्षा आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि किस प्रकार से H2O है, इसमें फिर NO2 और SO2 गैसें मिल रही हैं। यहाँ पर आप चित्र देखें कितना अच्छे से बनाया गया। ये है पानी, H2O माने हो गया पानी। ये क्या है, हमारी गैसें हैं, हानिकारक गैसें NO2 और SO2। ये क्या हुआ, H2O में मिल गई तो हम जानते हैं कि H2O प्लस अगर हम जोड़ेंगे NO2 तो जब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, आप यहाँ पर देखेंगे अगर ये दोनों जुड़ेंगी तो बनेगा HNO3। इसी प्रकार से अगर H2O में SO2 जोड़ेंगे तो H2SO4 बन जाता है। तो इस प्रकार से ये सब जो मिल के बनाती हैं इन्हें कहा जाता है अम्ल वर्षा। ये वर्षा के जल को अम्लीय कर देती हैं। अब इसके कुप्रभाव क्या होते हैं, तो कुप्रभाव ये होते हैं कि ये जल के साधन को प्रदूषित करते देते हैं। यानी कि जहाँ अम्लीय वर्षा गिरेगा वो भी तो अम्लीय हो जाएगा, अगर किसी जल में गिरेगा तो वो भी अम्लीय हो जाएगा, जिससे जल में रहने वाले जो जीव होंगे, मछलियाँ होंगी, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगी। जंगलों को नुकसान होगा क्योंकि अगर ज़्यादा अम्लीय हो गए, कम है तो चलाऊँ है थोड़ा, ज़्यादा हो गया तो अगर किसी के ऊपर गिर जाएगा तो लोग जल जाएंगे, पेड़ों के ऊपर गिरेगा पेड़ जल जाएंगे। इस प्रकार से ये नुकसानदायक हैं। इसके बाद हम आते हैं कि ऊर्जा का उपयोग करने से जलवायु पर होने वाले प्रभाव को बताइए। तो ऊर्जा का उपयोग करने से जलवायु में परिवर्तन होने की समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे कि समुद्र के स्तर का बढ़ना, मौसम में परिवर्तन, बाढ़, सूखा तथा तूफान आदि। इन सभी परिवर्तनों के पीछे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का उत्पन्न होना है, जो कि पूरे विश्व में मानव की विभिन्न जरूरतों के कारण है, जैसा कि गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का ईंधन के रूप में उपयोग कर बिजली उत्पन्न करना, परिवर्तन के लिए उपयोग करना या ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए करना। इस प्रकार से ऊर्जा का उपयोग करने से जलवायु पर होने वाले प्रभाव की बातों को यहाँ पर दिया गया है। अब भारत में ऊर्जा का भविष्य क्या है, यहाँ पर बात करती है तो भारत में सबसे अधिक जो ऊर्जा
बनती है वो कोयले से बनती है। लगभग 55% प्राथमिक ऊर्जा का उत्पादन कोयले से ही होता है। यानी कि आप देखेंगे बिजली अगर बनता है भारत में तो थर्मल पावर प्लांट सबसे ज़्यादा है, यानी कि जिसे हम कहते हैं एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर प्लांट। तो कोयले की जो मतलब बिजली भारत में बनती है वो सबसे ज़्यादा कोयले से बनती है, कोयले का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। और अगर कोयला खत्म हो गया माना कि, तो बिजली बनना भी बंद हो जाएगी, और बिजली बंद हो जाएगी तो पूरा जो देश है उसकी आर्थिक प्रगति एक बैग रुक जाएगी। आर्थिक तो सोचिए, सब लोग परेशान हो जाएंगे। अगर एक दिन बिजली नहीं होता है तो ये हाल हो जाता है, अगर सोचिए कोयला खत्म होने के बाद क्या हाल होगा। तो इसलिए भारत को अपने ऊर्जा के बारे में सोचना चाहिए कि उसे कुछ ऐसे ऊर्जा को जो नवीनीकरणीय ऊर्जा हो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाना चाहिए। क्योंकि आप देख भी रहे हैं इस समय मोदी जी अभियान भी चला रहे हैं कि सौर ऊर्जा वाला, कि सब लोग सौर ऊर्जा लगवाइए। तो इसीलिए चला रहे हैं कि सौर ऊर्जा लगने से ये जो बिजली बन रही है कोयले से या किसी चीज़ से जो गैर नवीकरणीय स्रोत हैं, तो इनसे होने वाले नुकसान से बचा जा सके, और उत्पादन में कमी अगर हो भी जाए या बंद हो जाए तो सौर ऊर्जा के द्वारा लोगों को बिजली प्राप्त हो सके। इसलिए सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियाँ, सौर ऊर्जा, इन सब पर बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान दिया जा रहा है। अब इसके बाद हम बात करें प्राकृतिक गैसों की आपूर्ति की, विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की, इन सब की बात यहाँ पर दी हुई है। अब जो प्रमुख है उसके बारे में आते हैं कि हाइड्रो पावर सप्लाई यहाँ पर दिया हुआ है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों की ऊर्जा की खपत, अब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो दिया हुआ है। भारत में कितनी ऊर्जा की खपत कौन करता है? कारखाने जो हैं वो 49% करते हैं। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि जो है वो 5% करते हैं। अदर जो है वो 14% करते हैं। रेसिडेंटियल यानी कि जो घर वो है, यानी कि घरेलू जिसे कहते हैं, यानी कि सब पूरे भारत में घर जितने हैं सब मिला करके जो घरेलू यूज करते हैं ऊर्जा की, वो 10% केवल करते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट है यानी कि यातायात के साधन है वो 22% करते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा यूज कौन करता है? कारखाने वाले अकेले समझिए आधा यूज करते हैं ये लोग। और दूसरे नंबर पर अगर कोई है तो यातायात, तीसरे नंबर पर है तो अदर्स में है जो भी बचे खुचे हैं इन सबसे, चौथे पे हैं घरेलू, पाँचवें पे है कृषि। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये ग्राफ समझाया गया है। इसके बाद हम आते हैं आगे। आगे के में आपको यहाँ पर देखेंगे कि एक मतलब सूत्र दिया है कि संयंत्र गुणक इक्वल संयंत्र पर औसत भार अपान संयंत्र की निर्धारित क्षमता। ये सब यहाँ पर निकालने के लिए कि प्लांट फैक्टर और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर निकालने के लिए सूत्र दिया हुआ है। इसके बाद आ गया है कि संयंत्र गुणक की सार्थकता। यहाँ पर बताया गया है कि इसका उपयोग भार गुणक की तरह ही वैद्युत शक्ति संयंत्र की क्षमता तथा विद्युत की प्रति इकाई के मूल्य निर्धारण में होता है। संयंत्र गुणक के बारे में विद्युत का मूल्य घटता है और विद्युत उपभोक्ताओं को कम कीमत पर विद्युत उपलब्ध होती है। अब यहाँ पर हम फिर से आ गए हैं प्रश्नावली पर। अभी आपसे हमने सारे प्रश्नों को डिस्कस किया है। आप कमेंट में बताइए कि आप इन सबको प्रश्न आपको समझ में आया इसका उत्तर कि नहीं आया। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न जैसा कि पहला सा ऊर्जा सबसे आगे दिया था कि ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, हमने आपको बताया। ऊर्जा के स्रोतों को हमने आपको बताया, नवीनीकरणीय अनवीनीकरणीय भी हमने बताया है। विश्व में ऊर्जा का जो खपत है उसको भी हमने बताया कि किस प्रकार से ऊर्जा की खपत की जा रही है। ऊर्जा संरक्षण विधि में पर्यावरण के पक्ष को बताया कि किस प्रकार से हो रहा है। प्रदूषक पदार्थों के नाम लिखिए, तो ये उसमें दिया हुआ नहीं था, लेकिन ये आप समझ सकते हैं प्रदूषक पदार्थ क्या है, जैसे कि धूल, फिर जो चिमनियों से गैसें निकलती हैं, सब प्रदूषक पदार्थ ही हैं, इनके नाम आप लिख सकते हैं। वाणिज्यिक ऊर्जा और वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी क्या होता है। भूमंडलीय ऊष्मीकरण क्या है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, तो ये भी हमने आपको बताया है। इसके बाद ग्रीन हाउस गैस क्या है, हमने आपको बताया भी, ऊपर था। अम्ल वर्षा भी ऊपर था। फिर ऊर्जा का उपयोग करने से जलवायु परिवर्तन पर होने वाले प्रभाव को बताइए। इसके बाद भारत में विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत, जो हमने अभी आपको बताया कि जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा का यूज करते हैं वो है कारखाने, वो है करते हैं 49% ऊर्जा का। फिर दूसरे नंबर पर है ट्रांसपोर्ट, तीसरे पर है रहने वाले, चौथे पे हैं तीसरे पर मतलब रहने वाले मतलब घरेलू है जो यूज होता है। फिर उसके बाद यूज होता है अदर्स पे, और सबसे कम एग्रीकल्चर जो दिया है 5% के साथ यूज करते हैं बिजली। तो ये आपको यहाँ पर पता चला था कि कौन सा क्षेत्र भारत में कितनी बिजली का उपयोग करता है।
तो इस प्रकार से आपका ये लेसन पूरा खत्म हो गया है। आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आएगा, मज़ा भी आया होगा। अगर मज़ा आया, समझ में आया तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बताइए कि किस विषय पर और बनाएं, क्योंकि अभी इस विषय में बहुत लेसन बचा है तो बनाएंगे ही। और किस किस विषय पर बनाएं, किस ब्रांच का बनाएं, किस ईयर का बनाएं, सब आप कमेंट करते रहिए और हम वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।